जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात करेंगे आज बिलावल भुट्टो की, क्योंकि यही आज पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर छाया रहा। और वो बात और है कि हमारे ट्विटर के ऊपर दीपिका पादुकोण, बिकनी का कलर और शाहरुख खान छाए रहे। लेकिन हम बात टेलीविजन के जो आज मेन स्ट्रीम न्यूज़ चली या मेन स्ट्रीम डिस्कशंस हुए उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने जो भी कुछ यूनाइटेड नेशंस के दौरे के दौरान प्रेस से जब वो मुखातिब थे, जो उन्होंने कहा वो दरअसल बहुत ही शर्मनाक था। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाया है। आज मैं जो बात करूंगा वो ये करूंगा कि जब इनके नाना जी भुट्टो साहब जब ये प्रधानमंत्री थे 1973 में, तो इन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन किया। इन्होंने 3 बलूचिस्तान की सरकारों को बर्खास्त किया और प्रिटेक्स्ट ये था कि इराकी एम्बेसी में कुछ हथियार पकड़े गए हैं और वो हथियारों की जो खेप है वो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स को जा रही है और ये एक दोबारा से एक नया बांग्लादेश खड़ा करने की फिराक में है। और ये मिलिट्री ऑपरेशन चला जिसके अंदर 15,000 बलूचिस्तान के नागरिक मारे गए, फाइटर्स मारे गए। और इतना ही नहीं, भुट्टो साहब ने सिंध के अंदर भी अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करवाया। और ये भुट्टो साहब ही थे जब शायद फॉरेन मिनिस्टर थे या जो भी कोई मिनिस्टर थे याया खान के नीचे, तो इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट भी चलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। दरअसल अगर इनके माथे पर वो जो आंकड़ा लिखा हुआ है जितने लोग इन्होंने कत्ल करवाए, तो वो बहुत हैरानकुन हो जाएगा। अगर 15,000 लोग इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर मरवाए, आई एम श्योर इससे कहीं ज़्यादा होगी ये तादाद। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो 30,000 से लेके 1 लाख तक, और कहीं कहीं तो 3-3 लाख का भी जिक्र है कि इतने लोग जो है ऑपरेशन सर्च लाइट में मारे गए, कत्ल किए गए। तो ये एक बहुत छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि किस तरीके से भुट्टो और भुट्टो के ग्रैंडफादर आतंकवाद में, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस रहे और कैसे उन्होंने मासूमों को मरवाया, कत्ल कराया। उनकी जो मम्मी है, अम्मी आई मीन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार उन्होंने अदा किया आतंकवाद की फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में इंडिया के खिलाफ। और साथ ही साथ तालिबान भी मोहतरमा की ही देन थी जिन्होंने इनको बाद में कत्ल कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या असली मुद्दा हिंदुस्तान था, जो हिंदुस्तान को घेरने का जो प्रयास बिलावल ने किया, जयशंकर के उस बयान को लेकर जिसमें जयशंकर ने याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा था, आतंकवाद की पॉलिसी कौन सा मुल्क किस मुल्क के खिलाफ चलाता है, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक बेतुका बयान दिया। तो क्या निशाना इंडिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि ये ऐसा इन्होंने क्यों बोला। और मेरा तब थोड़ा ध्यान और पीछे गया जिसमें मेरे को कुछ याद आ रहा है। आई एम श्योर आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं और आपकी नॉलेज भी और मेमोरी भी काफ़ी शार्प है। हाफिज सईद ने शायद कांग्रेस की तारीफ करी थी। मैं कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। भारत देश की एक पार्टी है, ऑपोजिशन की पार्टी है, बहुत अहम किरदार अदा करती है, करा है और आगे भी करेगी। बात वो नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान को वो एलिमेंट्स पसंद आ रहे थे जो नॉन बीजेपी के थे। तो बीजेपी से खतरा क्या था? क्या उनको गुजरात के मुसलमानों के लिए वाकई कोई डर था? अगर
हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए इतना ही बड़ा दर्द है, तो हिंदुस्तान से जो भागकर मुसलमान पाकिस्तान गया उसकी हालत बुरी क्यों है? उनको आज तक मुहाजिर क्यों कहा जाता है? अगर प्यार दिखाना है तो उनकी हालात ठीक करें, उनसे प्यार दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उनको भारत में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। उनको डर है तो वो मोदी से है। भारत तब अच्छा था जब सरकारें ऐसी थीं जो इनको मनमानी करने देती थीं। उन सरकारों की मजबूरी थी कि अगर वो सख्ताई से पेश आते इनके खिलाफ तो उनका वोट बैंक खिसकता था। तो एक ये उनकी मजबूरी थी। बड़े सालों से उन्होंने एक वोट बैंक पाला हुआ था जिसका स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल हो रहा था इलेक्शन इंजीनियरिंग में। तो उनको उसके खिसकने का डर था। तब हिंदुस्तान के साथ कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। जब बंबई में धमाके हो रहे थे, अहमदाबाद में मंदिरों पर हमले हो रहे थे, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो रहा था, लखनऊ के अंदर ब्लास्ट हो रहा था, आपके दिल्ली के अंदर बम धमाके हो रहे थे, तब अच्छा था। लेकिन अब अच्छा नहीं है। और क्यों नहीं अच्छा? वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि एक शख्स है जिसका नाम है मोदी। उसने सारा जो सारी जो फैक्ट्री है वो खत्म कर दी, जो सारी इंडस्ट्री है वो उसने तबाह कर दी। वो इंडस्ट्री जिसके ऊपर ये लोग जिंदा थे। ये वो शख्स है जिसने एनजीओस खत्म कर दी। ये वो शख्स है जिसने हुर्रियत खत्म कर दी। ये वो शख्स है जिसने हवाला के ऊपर सख्ताई कर दी। ये वो शख्स है जिसने डिजिटाइजेशन कर दिया इकोनॉमी का। ये वो शख्स है जिसने हर चीज की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लेके आ गया। ये वो शख्स है जिसने देश को प्रगति की राह पर रखा। ये वो शख्स है जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। तो जितने भी सारे लोग, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी मुल्क इससे परेशान है, थ्रेटन फील कर रहा है, वो मोदी के खिलाफ टारगेट कर रहा है। चीन को भी प्रॉब्लम इंडिया से नहीं है, चीन को भी मोदी से प्रॉब्लम है। 2020 के अंदर 5 मई को इन्होंने घुसपैठ करी और कोरोना जब बिल्कुल पीक में था तब घुसपैठ करी। क्यों करी? वो मोदी को नीचे दिखाना चाहते थे। इसका भी मैंने एक वीडियो किया है कि असल दुश्मनी मोदी से है, भारत से नहीं है। और यही चीज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बहुत बेचैन है मोदी के आने से। आरएसएस बुरी लगती है। मैं आरएसएस का कोई ऐसा फैन नहीं हूं, मैं बीजेपी का भी कोई ऐसा फैन नहीं हूं। अगर आप मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इनकी जो कमियां हैं और जो कोई ऐसे इश्यूज हैं, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल बढ़ चढ़ कर बोलता हूं। लोग ट्रोल भी करते हैं और लेकिन मेरे को लगता है जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। लेकिन इस समय जब बिलावल भुट्टो मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं तो मैं मोदी जी की स्ट्रेंथ बता रहा हूं। और मोदी जी अकेले नहीं है, उसके पीछे एक पूरा तंत्र है। बिल्कुल एक आरएसएस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, हाईली पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो 62 के युद्ध में इसने बहुत अहम रोल अदा किया, लॉजिस्टिक्स में, लोगों का मनोबल बढ़ाने में, होमलैंड सिक्योरिटी में, वगैरह वगैरह। और नेहरू जी कोई अनाड़ी नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे कि उन्होंने आरएसएस का दस्ता उस समय 26 जनवरी की परेड में भी शामिल किया। लेकिन इनसे प्रॉब्लम है क्योंकि ये संगठित है, ये देश के प्रति समर्पित हैं, तो लोगों को तकलीफ है। तो इसलिए हर टाइप का आदमी, चाहे वो एनजीओ से बेनिफिट लेता हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में आर्म्स डील की किकबैक से फायदा लेता हो, या कोई वेस्टर्न एनजीओस की तरफ से जो बेशुमार पैसा आता था उससे फायदा लेता हो, और जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलता था, कास्ट की पॉलिटिक्स खेलता था, वो सारे के सारे आज परेशान हैं। अगर इंडिया में लोग परेशान हैं तो ऐसे ही विदेशों में परेशान है। और सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान के अंदर है और चाइना के अंदर है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ये परेशानी बहुत ज्यादा है। और यही रीजन है कि बिलावल भुट्टो बिलबिला उठे अपने इस दौरे के दौरान। उनको ये समझ में नहीं आया, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बयान जिसके ऊपर उनकी काफ़ी उनके मुल्क में तालियां पिट रही हैं, उनको वाहवाहियां लूट रहे हैं,
उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ी जंग फतेह करके आ गए। उनको ये नहीं मालूम कि आने वाले समय में इस बयान का, इस तरीके की बात का उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये बात करके उन्होंने पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड को बता दिया है कि वो कितने अहमक हैं, बेवकूफ़ हैं और पाकिस्तान के पप्पू हैं। और मैं कहूँगा कि वो ग्लोबल पप्पू भी साबित हुए इस तरीके की उन्होंने बात करी। तो बहरहाल ये था मेरा वीडियो। मैंने थोड़ा सा सरकाज़म और थोड़ा सी वो ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं इस मूर्ख आदमी के बयान से आहत हुआ हूँ, क्योंकि बहुत ही बेतुका, बहुत ही वाहियात बयान था। और ये बयान उस आदमी ने दिया है जिसकी माँ, जिसका बाप आतंकवाद में मुलव्विस रहा, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो या टेररिज्म प्रॉपर हो, जिसका पूरा ख़ानदान आतंकवाद में शामिल रहा हो, जिसकी सरकार सिंध में है और वहाँ पर हिंदू लड़कियों को रोज़ अगवा किया जाता है, जबरन मुसलमान बनाया जाता है। ऐसा आदमी अगर कोई ऐसी बात करे जैसी उसने करी तो उसको शोभा नहीं देता और गुस्सा आना लाजमी है। बहरहाल तो ये था मेरा एक पर्सनल ओपिनियन। आप इससे मुख्तलिफ राय रख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए जो आपकी राय है, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे देश के अलग अलग जो लोग हैं, जो इस देश के जो नागरिक इस वीडियो को देखेंगे, उनका क्या इस बात पर विचार है जो मैंने कहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल कर और मेरी ये बात को सुना। आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात एक नए वीडियो के साथ करते हैं, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।